हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में बोलने वाला हूं। मैं इस वीडियो में 25 ऐसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड है। अगर आप R2R या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या सैट सर्विस में जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको हर तरीका का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आप इंटरव्यू में पा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नया हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बहुत सारे फाइनेंस के टॉपिक के ऊपर वीडियो पा सकते हैं। जो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड व्हाइल रीडिंग ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा जाता है देखने के लिए कि कैंडिडेट को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और उसमें क्या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो इसमें आपको आंसर ये बोलना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां पे आप अपना एक्सपेंसेस और इनकम दोनों रिफ्लेक्ट करते हो। कंपनी का प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन होता है। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जहां पे आपका रिजर्व का मूवमेंट या इक्विटी का मूवमेंट दिया जाता है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जहां पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ कैश फ्लो आप रिपोर्ट करते हो जैसे कि ऑपरेशनल कितना कैश फ्लो है, आपका फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्या है, आपका इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या है। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, फिर उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ईबिटा। कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू आपको टेस्ट करना चाहता है कि आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानते हो या ईबिटा के बारे में जानते हो। देखा जाए तो दोनों सेम है बट हाँ इन ईबिटा में कुछ चीजें हमको एक्सक्लूड करना पड़ता है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। ईबिटा इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट अबाउट द अर्निंग मेड फ्रॉम ऑपरेशंस विदाउट कंसिडरिंग नॉन कैश आइटम्स इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट टैक्स पेड। तो इसमें बहुत क्लियर है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से कुछ आइटम्स हम निकाल देते हैं जैसे इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है। तो बाकी जो अमाउंट आपका बैलेंस शीट फिगर निकलेगा वो आपका ईबिटा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आइटम्स आर रिपोर्टेड अंडर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। शॉर्ट फॉर्म में एसओसी बोलते हैं उसको। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया, so the statement of changes in equity details how a company's equity changes over a specific period, highlighting factors such as profits, losses, dividends, and other equity related transactions. Example, transfer of amount from profit and loss account to general reserve is reported under SOCE. तो हर तरीके का जो रिजर्व होता है जैसे कैपिटल रिजर्व है, आपका जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक क्या क्या मूवमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कंपनी डिविडेंड अगर दिया है टू द शेयर होल्डर और वो जनरल रिजर्व से ही पे हुआ है तो जनरल रिजर्व ओपनिंग रहेगा उसमें से आप लेस डिविडेंड दिखाना पड़ेगा। सो द मूवमेंट जो पूरा साल का हुआ है ऑन इक्विटी एंड द रिजर्व दोनों का मूवमेंट यहाँ पे एसओसी में रिफ्लेक्ट किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैश फ्लोज रिपोर्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर आपको पूछ रहा है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो क्या डिफरेंट टाइप ऑफ कैश फ्लोज आप उसमें रिपोर्ट करने वाले हो। सो देर आर 3 टाइप्स राइट, उसमें 3 टाइप का होता है। एक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेशनल एक्टिविटीज में जो आपका मेन कोर ऑफ बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी आपका मोमेंट्स है जैसे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स, राइट। और जो नॉन कैश आइटम है वहां से आप निकाल सकते हो आइटम्स, राइट, लाइक डेप्रिसिएशन एंड ऑल दैट। सो वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बनेगा। उसके बाद आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग मतलब सोर्स ऑफ फंड, कहाँ कहाँ से आपने पैसे लाए हो बिजनेस के लिए। तो जैसे आपका बैंक से आया होगा लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, या आपका शेयर कैपिटल अगर आपने इशू किए हो ड्यूरिंग द ईयर तो वो भी कैप्चर होगा। ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब बिजनेस कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और उसके रिलेटेड कैश फ्लो आपको यहाँ पे दिखाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस अगर फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया है या बिजनेस ने सब्सिडरीज के ऊपर इन्वेस्ट किया है तो वो सब कैश इनफ्लो आउटफ्लो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो एसेट्स में पहला कैटेगरी आता है नॉन करंट एसेट्स।
अब समझते हैं कि नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच द कंपनी इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट दोस एसेट्स इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 12 मंथ्स। इसका मतलब अगर कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करता है और वो इन्वेस्टमेंट इज नॉट कन्वर्टेड टू कैश, मतलब उसको सेल नहीं किया जाता है या उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता है, तो उस टाइप का एसेट को फिक्स एसेट बोला जाता है या नॉन करंट फिक्स एसेट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल आप ले लो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सो जो एसेट्स है कंपनी यूज करके फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ के लिए करता है, बट सेल करके पैसा लाके उसको बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं करता है। करेक्ट। Question number 6. What is the meaning of tangible fixed assets and intangible assets? Right? So tangible assets are physical items that hold value for a business and can be touched and used in the operations. They are recorded on a company's balance sheet and includes item like land, building, machinery and equipment. So tangible मतलब जो asset हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसका एक एग्जिस्टेंस होता है, मतलब इट इज यूज इन ऑपरेशंस, ऐसे नहीं कि कहीं कोने में हम रख दिए उसको, राइट। सो एसेट्स बिजनेस में यूज हो रहा है और उसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं और उसका एक स्पेसिफिक लाइफ भी होता है, राइट। नाउ intangible assets are non-physical resources that hold value for a business like intellectual property, patent, copyright, trademarks, brand recognition, goodwill. They lack physical form but can significantly impact a company's worth and operations. So intangible tangible का उल्टा होता है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता है, जैसे कि आपका पेटेंट है, कॉपीराइट्स है या गुडविल है। गुडविल कब होता है? जब आप कोई बिजनेस एक्वायर करते हो और उसके नेट एसेट वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट करते हो, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप करते हो उसको गुडविल ट्रीट किया जाता है। सो ये सब इंटेंजिबल्स है, राइट। सो देर इज नो एग्जिस्टेंस फिजिकली, आप उसको टच नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे, बट कंपनी के लिए एसेट्स है क्योंकि आपको उसमें से बहुत सारे रिटर्न फ्यूचर में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पे अगर आप ये वर्ड देखोगे डेफर्ड, डेफर्ड मतलब हम अभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसको फ्यूचर रिकॉग्नाइजेशन के लिए डेफर कर लिए। डेफर मतलब पोस्टपोन कर लिए, राइट। सो डेफर्ड रेवेन्यू इज ए लाइबिलिटी दैट ए कंपनी रिकॉर्ड्स व्हेन इट रिसीव्स पेमेंट फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट हैव नॉट येट बीन डिलीवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? आपने इनवॉइस रेज कर लिया, पैसा भी मिल गया, बट आपका जो ऑब्लिगेशन है, जो सर्विस आपको कस्टमर को देना है, वो बाद में होगा, फ्यूचर डेट में, राइट। तो अगर फ्यूचर डेट में होगा तो मैं इनवॉइस आज रिकॉर्ड करके उसको रेवेन्यू ट्रीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मैंने इनवॉइस रेज कर दिया है, बट कैन आई रिकॉग्नाइज द कंप्लीट रेवेन्यू? आंसर है नहीं। ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, एक्सटेंडेड वारंटी फॉर 2 इयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए एक्सटेंडेड वारंटी आपने कस्टमर को दिए हो। इन दिस केस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज रिपोर्टेड एज डेफर्ड रेवेन्यू। करेक्ट। जो अमाउंट आप वहां से मिला कस्टमर से और जो आपने इनवॉइस रेज किया वो सब ट्रीट किया जाएगा एज डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है। एंड द सेम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 2 इयर्स, क्योंकि आपने 2 साल के लिए स्टैंडर्ड वारंटी दी हो। सो 2 साल तक ये जो रेवेन्यू है हर महीना एक स्मॉल पर्सन रेवेन्यू को चार्ज होगा। ओके। instead of recording whole amount as revenue, as the service has to be delivered over 2 years period, right? So deferred revenue is very clear. अगर आपका सर्विस टू द कस्टमर इज फॉर ए लॉन्गर पीरियड एंड नॉट फिनिशिंग इन द सेम मंथ, उस महीने में आपका सर्विस खत्म नहीं हो रहा है, आप उसको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप वो सर्विस देने वाले हो, तो जो आप इनवॉइस रेज कर रहे हो वो उस महीने तक, कंप्लीट पीरियड तक वो अमोटाइज होगा और हर महीना कुछ ना कुछ पोर्शन P&L को जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब जो एडवांस आप कस्टमर से लाते हो या बिजनेस जो कस्टमर से पैसा पाता है एज एडवांस, उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? सो एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज रिपोर्टेड एज लाइबिलिटी। ओके। क्यों लाइबिलिटी? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ ना आपने कंप्लीट किए हो, इस जस्ट कि पैसा आपने लिए हो। ओके। चाहे वो पैसा रिफंडेबल हो या नॉन रिफंडेबल हो, वो हमको लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा, राइट। सो दिस लाइबिलिटी विल बी एडजस्टेड व्हेन द इनवॉइस इज रेज्ड टू द कस्टमर। आज आपने एडवांस ले लिया, एक महीने के बाद गुड्स रेडी है, अब गुड्स जब आप बिलिंग करोगे कस्टमर को, वो इनवॉइस के साथ आप ये एडवांस नॉक ऑफ कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने 100% एडवांस लिए हो तो और कुछ रिसीवेबल नहीं है कस्टमर से, बट अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 60% एडवांस लिए हो तो इनवॉइस वैल्यू के साथ 60% एडजस्ट हो जाएगा और 40% जो है वो कस्टमर आपको पेमेंट करेगा। The difference between invoice value and advance will be reported as sundry debtors or accounts receivable.
अगर अपफ्रंट पेमेंट कर देता है 40% तो आपको रिसीवेबल नहीं दिखाना है, बट अगर वो पेमेंट नहीं किया है तो ये जो 40% है आफ्टर नॉक ऑफ वो आपका ट्रेड रिसीवेबल या बैलेंस आउटस्टैंडिंग विद द कस्टमर रिपोर्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गिव few examples of employee benefits which need to be valued by an actuary valuer for reporting in financial statement। तो जब आप ईयर एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो या क्वार्टरली बना रहे हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जनरली रिट्रायल बेनिफिट्स या लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो आप एम्प्लॉय को दिए हो वो वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स रीड द आंसर हियर। ऑल रिट्रायल बेनिफिट्स हैज टू बी वैल्यूड बाय एक्चुअरी वैल्यूअर। मैनेजमेंट कैन डिसाइड फॉर विच पीरियड टू वैल्यू, however for statutory clause valuation is mandatory। below are few examples which need to be valued as on reporting date। so क्या एग्जांपल्स है? एक है ग्रेचुइटी एक्सपेंसेस, सेकंड है लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड भी वैल्यूएशन होता है अगर कंट्रीब्यूशन पीएफ ट्रस्ट के पास जाता है इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट। रिटेंशन बोनस, अगर आपका रिटेंशन बोनस जो है लॉन्ग टर्म है कि आप कुछ कुछ कंपनी में ऐसे होता है कि आप 3 साल नौकरी करो फिर उसको उसके बाद आपको रिटेंशन बोनस मिलेगा, तो ऐसे अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर उसको भी रिवैल्यूएशन करना पड़ता है टू ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट वैल्यू। एंड अगर कुछ कंपनी में ईसॉप दिया जाता है तो वो भी वैल्यूएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस? ठीक है, तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस जो है वो लाइबिलिटी के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंस क्या होती है। सो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस इंक्लूड्स द बिलो आइटम्स। क्या क्या आइटम्स इंक्लूड किया जाता है उसके अंदर? इनवॉइसेस व्हिच आर इशूड बाय वेंडर बट नॉट एट प्रोसेस बाय द फाइनेंस टीम। इसका मतलब कि इनवॉइस जो है वो वेंडर ने आपको दे दिया है बट आपके फाइनेंस टीम ने प्रोसेस नहीं किया है और आप मंथ एंड या ईयर एंड अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो जो इनवॉइस फाइनेंस के पास है आप उसको प्रोविजन में कंसिडर किया जाएगा, मतलब यू हैव टू टेक दैट राइट, नहीं तो गलत हो जाएगा। सेकेंड, सर्विस रिसीव फ्रॉम वेंडर बट वेंडर हैज नॉट इशूड द इनवॉइस। इसमें क्या हुआ कि आपने सर्विस तो ले ली है बट वेंडर ने इनवॉइस रेज नहीं किया है और आप अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कंपनियां जो ओपन पीओ है, परचेस ऑर्डर है, उसमें से वो मार्क करते हैं कि आउट ऑफ दैट कंप्लीट पीओ कितना सर्विस आपने ले लिए हो और उसी अमाउंट का प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। Any contract made with customer for any discount, rebate, benefit to be provided for the goods already sold। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर को वॉल्यूम टारगेट्स दिया जाता है, कस्टमर को क्वांटिटी टारगेट्स दिया जाता है और वो जब अचीव होने वाला है तो कंपनियां जो कमीशन या रिबेट एक्स्ट्रा देने वाले हैं कस्टमर को वो प्रोविजन भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो टारगेट के कितने पास आप हो वो मैटर करता है एंड यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोविजन क्रिएटेड फॉर एनी अनफेवरेबल जजमेंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑथोरिटीज कोर्ट। अगर आपके पास कोई डिमांड आया है जो आपको लगता है कि हाँ ये फेवरेबल नहीं है ऑन द कंपनी, या आपने कोई केस लड़ रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ यू आर नॉट इन फेवर राइट, मतलब आपको पता चल जाता है कि हाँ ये केस में जीत नहीं पाऊंगा, इसमें केसेस जो पॉइंट्स है वो कंपनी के फेवर नहीं है, इफ मैनेजमेंट फील्स दैट देन यू हैव टू क्रिएट ए प्रोविजन, क्योंकि आपको पेमेंट करना है आइदर गवर्नमेंट को या कोई थर्ड पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? व्हाट इज द अकाउंटिंग फ्लो फॉर प्रीपेड एक्सपेंस? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडवांस पे टू सप्लायर? राइट, so prepaid expense are the expense which has been paid to the supplier but the service from supplier not yet received। ठीक है, मतलब क्या है, आपने तो पेमेंट तो कर दिया सप्लायर को, ठीक है, क्योंकि उसने इनवॉइस रेज किया आपके ऊपर, बट आपने उससे कंप्लीट सर्विस लिए नहीं हो, मतलब फ्यूचर में लिया जाएगा। ठीक है, इन दिस केस द अमाउंट पेड टू द सप्लायर इज रिपोर्टेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एवरी मंथ इट इज अमोर्टाइज एंड रिपोर्टेड एज एक्सपेंसेस। ठीक है, then, in case of advance to supplier, the supplier doesn't give any invoice to account. It is only cash outflow। तो प्रीपेड में क्या हुआ, इनवॉइस आपको मिला अपने अकाउंट किए हो बट एडवांस रिसीव फ्रॉम सप्लायर में उसमें, सॉरी एडवांस पेड टू सप्लायर, उसमें से आप सिर्फ कैश पेमेंट करते हो बट सप्लायर आपको इनवॉइस नहीं देता है, वो तभी देगा जब वो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस refers to the cost associated with long term projects like construction or development that are still underway and not yet ready for their intended use। It essentially represents assets that are under construction or development and the expenses incurred are accumulated in this account until the project is completed and the asset is put into service। मोटा मोटी इसका मतलब है कि जो एसेट आप बना रहे हो इन हाउस वो रेडी नहीं है
फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का बिल्डिंग आप बना रहे हो, बिल्डिंग तो मोर देन 1 साल लगेगा, तो उसमें से क्या होता है कि जब तक वो बिल्डिंग रेडी नहीं है, जो भी आप खर्चा वो बिल्डिंग के ऊपर आप करते हो, वो सब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर लोड किया जाएगा और रिपोर्ट किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर डिप्रिसिएशन लागू होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि डिप्रिसिएशन तभी होगा जब एसेट हम यूज करेंगे बिजनेस के लिए, जब बन रहा है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं होगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एजिंग भी देना पड़ता है कि कितने साल से कितने मंथ से ये वर्क इन प्रोग्रेस में रिपोर्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज आरओयू एसेट एंड हाउ इट इज रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सो ए आरओयू एसेट, और जनरली उसको बोला जाता है राइट ऑफ यूज एसेट्स, is an intangible asset that represents a leasee's right to use a lease asset during the lease term. RO assets are a key component of lease accounting and are recognized on the balance sheet alongside a corresponding lease liability. RO asset जनरली आपका इंड एस 116 से कैलकुलेशन होता है उसके बीच में, क्योंकि ये लीज अकाउंटिंग के रिलेटेड है। सो अगर आप लीजी हो, आपने बिल्डिंग रेंट में लिए हो फॉर एग्जांपल, और आपको 5 साल का रेंट देना है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो RO एसेट कैलकुलेट किया जाता है एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। और इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्यूचर रेंट पेमेंट है, जो नेक्स्ट 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल में जो आप लीज पेमेंट करने वाले हो, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है एंड उसको आरओ एसेट क्रिएट किया जाता है। और ये आरओ एसेट जो है फॉर द लीज पीरियड इट विल बी डिप्रिसिएटेड। तो जब आप आरओ एसेट क्रिएट करते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग और एक लाइबिलिटी क्रिएट किया जाता है जिसको लीज लाइबिलिटी भी बोला जाता है। सो एंट्री आपका आरओ एसेट डेबिटेड टू लीज लाइबिलिटी क्रेडिटेड। Question number 14. What is the meaning of deferred tax asset? Explain with an example. So a deferred tax asset is an item on balance sheet that results from an overpayment of tax because of difference in accounting and tax laws. This overpayment of tax can be adjusted in subsequent year tax liability. Example, disallowance of expense under section 43B of Income Tax Act. It is claimable when it is paid. तो deferred tax asset का मतलब ये होता है कि इनकम टैक्स में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसके वजह से आपका करंट ईयर का लाइबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि 43B में अगर आपने ग्रेचुइटी प्रोविजन सिर्फ क्रिएट किए हो बट एक्चुअली एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो जो एक्सपेंस है वो डिजला हो जाएगा। डिजला होते ही क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, आपको गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बट मैनेजमेंट को पता है कि ये ग्रेचुइटी जब मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा तो तभी मुझे ये टैक्स बेनिफिट देगा, क्योंकि 43 में ये बोला जाता है कि जो भी एक्सपेंस है आप अगर कैश पेमेंट करते हो तो यू कैन क्लेम इट। तो जब मैं फ्यूचर में कैश पेमेंट करूंगा तो तभी मैं ये टैक्स लाइबिलिटी उस साल का मैं कम कर सकता हूँ, बिकॉज दैट ईयर मैं इसको क्लेम करने वाला हूँ, राइट। तो जितना टैक्स मैं उस फ्यूचर ईयर में सेव करने वाला हूँ, वो करेंटली मैं बुक्स में डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करके रखूंगा, सो दैट शेयर होल्डर को पता चले कि फ्यूचर में इतना टैक्स लाइबिलिटी में सेव करने वाला हूँ एंड इट इज एन एसेट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट? सो अमाउंट विच लुक्स टू बी इरिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर, मतलब जो पैसा आपको लगता है कि पैसा वापस नहीं आने वाला है कस्टमर से। इफ आफ्टर मल्टीपल फॉलो अप एंड डनिंग प्रोसेस इफ द कस्टमर फेल्स टू पे, देन मैनेजमेंट में कंसिडर टू टेक ए प्रोविजन फॉर बैड डेट। Similarly, if the customer becomes insolvent, then provision has to be taken for outstanding balances. ये क्लियर केस है। अगर कस्टमर फेल होता है, डनिंग प्रोसेस मतलब आप फॉलो अप करते रहते हो बार 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 कस्टमर के साथ कि आप पैसा दे दो, और क्या इशू से समझने के लिए ट्राई भी आप करते हो। जहां आपको लगता है कि कस्टमर उस सिचुएशन में नहीं है कि आपको पैसा दे पाए, या मल्टीपल फॉलोअप के बाद भी आपको लग रहा है कि कस्टमर सुन नहीं रहा है, तो मैनेजमेंट एग्रेसिव व्यू लेके उसको बैड डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट कर सकता है उस बैलेंस के ऊपर। Question number 16, what is CSR? What percentage of profit to be spent on CSR? So CSR stands for Corporate Social Responsibility. The Companies Act of 2013 requires companies to spend at least 2% of their average net profit on CSR activities each financial year. तो ये मैंडेट है एज पर द इंडियन कंपनी लॉ। 2% जो है आपके एवरेज नेट प्रॉफिट, जनरली लास्ट 3 इयर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट के ऊपर 2% आपको खर्चा करना पड़ता है। और इसमें भी क्वाइट इंटरेस्टिंग रूल है कि अगर आप खर्चा नहीं कर पाते हो तो आपको गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा द 2% और ऑन रिमेन, और यू कैन से अनयूटिलाइज फंड। ओके, बट अगर आपका कोई वर्क चल रहा है और आपको लगता है कि एक साल में खत्म नहीं कर पाओगे, तो आप उसको स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में पैसा रख के इन नेक्स्ट 3 इयर्स यू कैन स्पेंड ऑन द प्रोजेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंटरव्यू में आप जा रहे हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंटरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया। तो यहाँ आपका आंसर सिंपल रहना चाहिए। चार टाइप का इन्वेंटरी रिपोर्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल जो आपका रॉ मटेरियल आप डायरेक्टली सप्लायर से लिए होंगे। वर्क इन प्रोग्रेस जनरली जो आपके लाइन में है मटेरियल और आपने उसको फिनिश गुड को कन्वर्ट नहीं किए बट स्टोर से निकल गया है। एंड फिनिश गुड्स जो आपका रेडी टू सेल है, जो फिनिश गुड्स मतलब जो आपका एंड रिजल्ट प्रोडक्ट है। स्टॉक इन ट्रेड जनरली क्या होता है, जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, आप सिर्फ ट्रेड करते हो, मतलब आप सप्लायर से बाय करते हो और कस्टमर को सेल करते हो। सो दीज आर फोर कॉमन पॉइंट्स विच इज रिपोर्टेड। बट कभी कभी कुछ इंडस्ट्री में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है जहां पे वो ये चार को छोड़ के भी कुछ एक्स्ट्रा भी रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 18, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सो नॉन करेंट लाइबिलिटीज का मतलब ये है कि जो लाइबिलिटी आप 12 महीने के बाद पेमेंट करने वाले हो। तो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वन कैन बी योर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सेकंड इज लीज लाइबिलिटी, जो 12 महीने के बाद आप लैंडलॉर्ड को या टू द सप्लायर पेमेंट करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 19, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज। राइट, तो करेंट एसेट मतलब क्या है, जो 12 महीने के अंदर आप उसको कन्वर्ट टू कैश करने वाले हो। सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज मतलब जो 12 महीने के अंदर आप उसको पेमेंट करना चाहते हो। तो करंट एसेट्स के अंदर दो एग्जांपल है, एक है इन्वेंट्री, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल। करंट लाइबिलिटीज में आपका है ट्रेड पेबल्स एंड एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 20, XYZ Limited valued inventory cost at rupees 5 lakhs. However, NRV is rupees 4 lakhs. At what value the inventory has to be valued and to be reported in the financial statement? तो ये क्वेश्चन आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर है और आंसर क्या होने वाला है, इन्वेंट्री हैज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लेस। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि इधर कॉस्ट और एनआरवी जो कम होता है उसी में आपको वैल्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे एनआरवी मतलब क्या है, नेट रियलाइज्ड वैल्यू। इसका मतलब जब ये इन्वेंट्री आप मार्केट में सेल करोगे, कस्टमर से आपको मैक्सिमम 4 लाख रुपया कलेक्शन कर सकते हो। Nobody is ready to buy more than 4 lakhs, इसका मतलब in this case as the NRV is rupees 4 lakhs which is lower than the cost, that is rupees 5 lakh, inventory has to be valued at 4 lakhs। क्यों? क्योंकि आपका कॉस्ट 5 लाख है और जो कस्टमर से आप पैसा रिकवर करोगे वो 4 लाख है। सो whichever is less is 4 lakh, so you have to report the inventory as 4 lakh। अगर इस केस में कस्टमर आपको 6 लाख देने के लिए तैयार है जो कि आपका कॉस्ट से ज्यादा है, उस सिचुएशन में आपको कॉस्ट में वैल्यू करना पड़ेगा क्योंकि एनआरवी जो है वो कॉस्ट से ज्यादा है। सो दैट टाइम इन्वेंट्री आपका 5 लाख रिपोर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, गिव टू एग्जांपल्स व्हिच नीड टू बी रीस्टेटेड एट द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, आप दो एग्जांपल दो, कौन से दो आइटम्स जो आपको रीस्टेट करना पड़ेगा क्लोजिंग रेट लेके, फॉरेक्स रेट। सो आंसर वेरी सिंपल है, ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, मतलब आपने एक्सपोर्ट किए हो और पैसा आने वाला है। लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, अगर आपने लोन लिए हो बाहर के कंट्री से, तो वो दोनों, ये दो केसेस जो है वो फॉरेक्स में लिए होगे। इट कुड बी यूएसडी, यूरो या जो भी हो। बट जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये दोनों को आपको रिस्टेट करना पड़ेगा। जब आप रिस्टेट करते हो, जो डिफरेंस निकलेगा वो दो टाइप का हो सकता है, एक है अनरियलाइज्ड गेन हो सकता है या अनरियलाइज्ड लॉस हो सकता है। इसको अनरियलाइज्ड बोला जाता है क्योंकि इन रियल सेंस आप ये रियलाइज नहीं करते हो, ये सिर्फ रिस्टेट हो रहा है, तो ये नोशनल लॉस है या गेन है। क्वेश्चन नंबर 22, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट मतलब जो लायबिलिटी कंपनी को डाउटफुल है कि होगा नहीं होगा, बट हाँ आज एक इवेंट है जिससे फ्यूचर लायबिलिटी ट्रिगर हो सकता है, बट कंपनी श्योर नहीं है। राइट, क्या एग्जांपल हो सकता है, डिमांड ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बाय टैक्स डिपार्टमेंट। दैट मीन्स जो आपका गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उन लोगों ने कुछ डिमांड आपके ऊपर किए हो, मतलब कंपनी के ऊपर किया हो, एंड इज चैलेंज बाय द कंपनी। डिमांड तो हुआ है बट कंपनी ने भी काउंटर चैलेंज किया है। कंपनी हैज डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट दैट द केसेस विल बी इन द फेवर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को ये बिलीव है कि डिमांड जो है वो सही नहीं है, और कल कोर्ट में अगर ये केस जाता है तो कंपनी को ये भरोसा है कि जो डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के पास, विद दैट कंपनी के पास फेवर ऑर्डर आ सकता है। सो कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है ये बिलीव करता है कि इसमें मेरा लाइबिलिटी होगा नहीं, तो मैं इसको कंटीजेंट लाइबिलिटी ट्रीट करूंगा। सेकंड है बैंक गारंटी, बहुत सिंपल केस है, अगर आप किसी को बैंक गारंटी दिए हो एंड कल अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेट करने में आप फेल होते हो, तो ऑटोमेटिकली जो सप्लायर हो या कस्टमर हो, जो भी हो, जो आपका बैंक गारंटी लिया है वो उसको इनकेस कर सकता है। तो इसलिए ये कंटीजेंट लाइबिलिटी में रिपोर्ट करना पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 23, गिव few examples of transactions which will be reported as related party transactions। मतलब कुछ एग्जांपल्स आप दीजिए जो नोट्स टू अकाउंट जब आप बना रहे हो तो उसमें रिलेटेड पार्टी के अंडर क्या क्या आइटम है जो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्या क्या ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड पार्टी के बीच में हुआ होगा और वो आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो उसमें से आपका हर आइटम्स रिपोर्ट करना पड़ेगा एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। जैसे एग्जांपल परचेज, सेल्स, रियम्बर्समेंट, डिविडेंड पेड, एसेट्स ट्रांसफर, लोन टेकन, तो सब कुछ कवर करना पड़ेगा। Question number 24. In India, by when the financial statements has to be uploaded in the Ministry of Corporate Affairs site? By मतलब क्या टाइम है, बाई टाइमलाइन क्या है? सो इट इज 30th ऑफ सितंबर, 6 मंथ फ्रॉम 31st ऑफ मार्च। इसका मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ऑडिटर से कंप्लीट करके रिपोर्ट लाना पड़ेगा, उसके बाद आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फाइनेंशियल अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप XBRL फाइलिंग करना पड़ेगा जो कि आपका 30 सितंबर डेडलाइन है। Now coming to last question, whether statutory auditor fees has to be reported separately in the financial statement. Answer है yes, it has to be reported as a separate item under other expenses. Disclosure has to be given for each different assignments given to the statutory auditor along with the fees details. मतलब अगर आप different टाइप का काम दिए हो ऑडिटर को, ऑडिट को छोड़ के, तो वो भी सब जो जो असाइनमेंट जो जो काम आपने ऑडिटर को दिए हो वो सेपरेट लाइन हिसाब से आपको लिखाना पड़ेगा अदर एक्सपेंस के अंदर, और कितना फी है फॉर ईच टास्क और फॉर ईच असाइनमेंट आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो ये था मेरा 25 क्वेश्चंस जो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ ये 25 ही प्रिपेयर होके जाओ, यू रीड मोर, लर्न मोर, क्योंकि देर इज नो बाउंड्री कि कहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो और कौन सा क्वेश्चन इंटरव्यू ना पूछे। बट ये 25 जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है एज पर मेरा एक्सपीरियंस, दिस आर वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो आप इसको यूज कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को, रिक्वेस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।